नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार के बीच राहत और बचाव कार्य जारी। वायुसेना ने 541 लोगों को बचाया और 10 टन से अधिक आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। भारत ने फिर कहा वो विश्व व्यापार संगठन के साथ मुक्त, निष्पक्ष और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के पक्ष में है। निर्यात में विविधता और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण को जरूरी बताया। आज रात देश भर में पूर्ण चंद्र ग्रहण। और एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आज शाम बिहार में खिताबी मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार के बीच राहत और बचाव कार्य जारी हैं। पंजाब में बाढ़ की स्थिति में सुधार से जनजीवन सामान्य हो रहा है। प्रदेश में बाढ़ से लगभग 2000 गांवों के 3,80,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। हरियाणा में मारकंडा और टांगरी नदियों के उफान पर होने से और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। बीएसएफ पंजाब प्रमुख महानिरीक्षक अतुल फुलझले ने स्थिति की समीक्षा करने और चल रहे राहत उपायों का आकलन करने के लिए आज फिरोजपुर सीमा पर बाढ़ प्रभावित सीमावर्ती गांवों और चौकियों का दौरा किया है। राज्य सरकार ने कल शैक्षणिक संस्थानों की इमारतों की उचित जांच के बाद 9 सितंबर को इन सभी संस्थानों को खोलने के आदेश दिए हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है और फिलहाल रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज और कल कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 9 से 13 सितंबर तक पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों की भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने की अनेक घटनाओं ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करके रख दिया है। प्रदेश में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 866 संपर्क सड़कें अभी भी यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। शिमला जिले के ऊपरी इलाकों में अनेक संपर्क मार्गों के अवरुद्ध रहने से सेब बागवानों की फसल मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। जिला के छैला के समीप शिमला ठियोग रोहडू सड़क भूस्खलन और मलबा गिरने के कारण कल से बंद पड़ी है, जिसके चलते कई वाहन फंसे हुए हैं, जिनमें सेब से लदे ट्रक भी शामिल हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जम्मू कश्मीर में इस महीने की 12 तारीख तक रुक रुक कर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आज छठे दिन भी बाधित है। स्थिति सामान्य होने तक लोगों को इस राजमार्ग से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बड़ा मानवीय सहायता अभियान चलाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वायुसेना के पश्चिमी कमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में उधमपुर के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में वायुसेना ने 5.9 टन जीवन रक्षक खाद्य सामग्री गिराकर एक साहसिक अभियान चलाया। हिमाचल प्रदेश में 17 घंटे तक चलाए गए उल्लेखनीय अभियान के तहत पूरी तत्परता के साथ 541 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 4 हेलीकॉप्टर और 35 चालक दल ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात काम किया। उत्तर रेलवे जम्मू कश्मीर स्थित श्री माता वैष्णो देवी कटरा से रामबन जिले के संगलदान के बीच कल से अगले 5 दिन के लिए 2 पैसेंजर ट्रेन चलाएगा। इस रेल सेवा से रियासी और रामबन जिलों में फंसे यात्रियों को राहत मिलेगी। इस बीच जम्मू उधमपुर रेल मार्ग पर भूस्खलन से आज तीसरे दिन भी जम्मू और कटरा के बीच शटल ट्रेन सेवा बाधित रही। शटल ट्रेन इस महीने की 1 तारीख को शुरू की गई थी। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिन में तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल, माहे, लक्षद्वीप, यनम और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने का अनुमान है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अलग अलग स्थानों पर कल तक बारिश की संभावना है। यानम, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयी समिति कल उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेगी।
समिति प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राज्य में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बारिश हुई है। मंडे से टीम अपना काम शुरू कर देगी। जो हम लोगों ने क्लेम किया है कि ये नुकसान हमारा हुआ है, उसको देखेगी और देखने के बाद फिर जो है अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद फिर एक टीम अलग से आती है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के लिए। वो टीम आएगी, फिर वो टीम एक एक योजनाओं पे देखेगी पूरा कि जो हमने कहा है कि ये नुकसान हुआ है, टीम उसको वेरीफाई करेगी वैज्ञानिक तरीके से, फिर अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद फिर भारत सरकार हमको पैसे देने की कार्रवाई करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में हाल ही में किए गए सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नई जीएसटी दरों का चिकित्सा क्षेत्र पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। नए जीएसटी सुधारों के साथ ही अब सभी मेडिकल डिवाइस और उपकरणों पर 18% की जगह अब सिर्फ 5% जीएसटी ही लगेगा। वहीं पट्टियों, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और अन्य जरूरी मेडिकल सामानों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 0 कर दिया गया है। कैंसर, दुर्लभ रोग और बीमारियां तथा गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 3 दवाओं पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। मीडिया के साथ बातचीत में पॉली मेडिक्योर के मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु बैद ने कहा कि ये सुधार सीधे उपभोक्ताओं का फायदा देंगे। कंज्यूमर को फायदा होगा। हाउस होल्ड एसेंशियल आइटम्स हैं जिस तरह के ग्लूकोमीटर्स, थर्मामीटर्स, पीपी इंस्ट्रूमेंट्स, उनपे ये जो 5% हो गया है, किसी पे 18% था, किसी पे 12% था, तो उससे बहुत बड़ा प्राइस रिडक्शन आएगा इन आइटम्स के अंदर में। जो भी मेडिकल डिवाइसेज इक्विपमेंट थे उनमें भी जो कॉस्ट रिडक्शन आएगी, जो 5% पे आ जाएंगे ये सारे डिवाइसेज, तो हॉस्पिटल्स को ये चीपर रेट में मिलेंगे प्रोडक्ट्स। उससे जो अल्टीमेटली जो हॉस्पिटल के बिल्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे पेशेंट्स के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस में भी 0% हो गया जीएसटी, तो वो भी बहुत पेशेंट्स को फायदा होने वाला है लॉन्ग रन के अंदर। जीएसटी में कटौती से आधुनिक जांच उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी और बीमा भी सस्ता होगा। ऋषु जायसवाल के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत ने फिर कहा है कि वो विश्व व्यापार संगठन के साथ मुक्त, निष्पक्ष और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के पक्ष में है। कल रूस के व्लादिवोस्तोक में शंघाई सहयोग संगठन के व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत ने कहा कि साझा खुशहाली के लिए शंघाई सहयोग संगठन की सामूहिक शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में भारत ने निर्यात में विविधता लाने, आयात पर निर्भरता कम करने और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर जोर दिया। भारत ने व्यापार प्रवाह बढ़ाने, खामियों को दूर करने और क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए मिलकर प्रयास करने पर भी बल दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री की ओर से अपर सचिव अमिताभ कुमार ने ऐसे विकास पर बल दिया जिसमें खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण का स्थायी समाधान शामिल हो। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के मामले में अनुकूल व्यवहार तथा विश्व व्यापार संगठन की 2 स्तर वाली विवाद निपटान प्रणाली की बहाली जरूरी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में भारत ने निष्पक्ष, पारदर्शी और आशा के अनुरूप नियामक ढांचों, सर्वोत्तम कार्यशैलियों के बारे में स्वैच्छिक सहयोग और सुरक्षित नवाचार आधारित डिजिटीकरण के लिए क्षमता निर्माण का प्रस्ताव रखा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल अब एक आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि फिट रहने और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 50 से अधिक सांसदों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वदेशी मंत्र और फिट इंडिया मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए देश में 8000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी बहुत कम कर दिया और सभी स्पोर्ट्स गुड्स वाले ने आज मोदी जी को शुक्रिया कहा, क्योंकि जो स्वदेशी शूज 2000 में मिलते थे, अभी जीएसटी 18% से कम होकर 5% हो गया, तो 1650 में मिली। श्री मांडविया ने ये बात नई दिल्ली में रेल विभाग के सहयोग से आयोजित एक कार्यक्रम में कही। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के और अधिक विकास के लिए कल राजधानी लखनऊ में अमौसी परिसर में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप के साथ साझेदारी करना था। आयोजन में 100 से अधिक एमएसएमई और स्टार्टअप ने भागीदारी की। लघु उद्योग भारती ने कौशल विकास, अनुसंधान और विकास के लिए धन उपलब्ध कराने, तकनीकी परामर्श और तकनीकी हस्तांतरण पर चर्चा की।
डीआरडीओ के अध्यक्ष ने कहा कि डीटीटीसी की अवधारणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकसित की थी, जिसका लाभ उद्योगों को मिलना शुरू हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल आज शाम भारत और कोरिया के बीच खेला जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये मैच बिहार के राजगीर में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। सुपर 4 स्टेज के मुकाबले में मजबूत माने जाने वाली मलेशिया की टीम और चीन को परास्त कर भारतीय टीम ने फाइनल का रास्ता तय किया है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने अपने खेल से साबित किया है कि 8 वर्षों के अंतराल के बाद खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। भारतीय टीम अगर आज का खिताब जीतती है तो जीत के साथ वह हॉलैंड और बेल्जियम में होने वाले आगामी विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। भारतीय टीम ने जो बेहतरीन तालमेल और कौशल दिखाया है, उसे देखते हुए इस टीम का कोरिया के खिलाफ पलड़ा भारी माना जा रहा है। हालांकि दक्षिण कोरिया की टीम ने पिछले मुकाबले में पिछड़ने के बावजूद मलेशिया को पराजित कर चौंका दिया था। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना के चुनावों में शानदार जीत के लिए राष्ट्रपति इरफान अली को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत गयाना साझेदारी को अधिक मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। गयाना के राष्ट्रपति अली ने भी दोनों देशों के मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करते रहने की इच्छा व्यक्त की है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को टूट से बचाने के लिए त्यागपत्र देने का फैसला किया है। जुलाई में हुए चुनाव के बाद श्री इशिबा के नेतृत्व वाला लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी गठबंधन ऊपरी सदन में अल्पमत में आ गया था। थाईलैंड में श्री अनुतिन चरणवीराकुल ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने सुश्री शेनवात्रा की जगह ली है, जिन्हें एक अदालती आदेश के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अनुसार 29 अगस्त से लागू नए शुल्क के कारण अमेरिका में डाक में 80% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। $800 से कम मूल्य के पैकेज को शुल्क से मुक्त रखने की व्यवस्था समाप्त करने के बाद ये गिरावट आई है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती के विरोध में कल हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए। इनमें बिना वैध दस्तावेज के रह रहे प्रवासी और फलस्तीन समर्थक भी शामिल थे। इस समय 2000 से ज्यादा सैनिक वॉशिंगटन में गश्त कर रहे हैं। चीन में द्वीपीय प्रांत हैनान में तूफान तपाह के कारण लेवल 4 की चेतावनी जारी की गई है। ये तूफान आज शाम क्षमा करें, कृपया इसको दोबारा सुन लें। ये तूफान आज सुबह दक्षिण चीन सागर में केंद्रित था। इसके धीरे धीरे तेज होकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है। इस तूफान के झुहाई और झांजियांग शहरों के बीच तट से टकराने का अनुमान है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 18 घायल हुए हैं। हमलों में कई दर्जन भवनों में भी आग लग गई। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है। यह ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। चंद्र ग्रहण आज रात 8:58 से शुरू होकर कल तड़के सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के साथ ही एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी चंद्र ग्रहण पूरी तरह नजर आएगा। ये दुर्लभ खगोलीय घटना एक दशक में सबसे लंबे चंद्र ग्रहणों में से एक होगी। इसकी अवधि भारत में 82 मिनट की होगी और चंद्र ग्रहण 5 घंटे से अधिक समय तक रहेगा। पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आने पर चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार के बीच राहत और बचाव कार्य जारी। वायुसेना ने 541 लोगों को बचाया और 10 टन से अधिक आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। भारत ने फिर कहा वो विश्व व्यापार संगठन के साथ मुक्त, निष्पक्ष और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के पक्ष में। आज रात देश भर में पूर्ण चंद्र ग्रहण। और एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आज शाम बिहार में राजगीर में खिताबी मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।